सो हाय एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की जो प्रिपरेशन चल रही है, भले कोई गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप या फिर कोई कॉम्पिटिटिव लेवल की या फिर आप स्कूल लेवल में भी अगर किसी एग्जाम की प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं, जैसे आप 9th की प्रिपरेशन करें, 10th की प्रिपरेशन करें, आई होप वो बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में मैं इंग्लिश ग्रामर का बेसिक्स आपको समझाऊंगा। पिछला वीडियो जो था वो इंट्रोडक्शन था इंग्लिश का, ये बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर रहेगा और ये मैं गारंटी देता हूँ क्योंकि आप लोग जानते हो कि अगर पेपर का लेवल इजी है तो कोई भी इजीली कोई भी यूट्यूबर से आप पढ़ के आराम से एग्जाम को निकाल सकते हो। लेकिन आज की तारीख में जो एडिक्विटी बेस्ड जो पैटर्न आ रहा है वो काफी डीप जाकर के क्वेश्चंस को पूछ रहा है, तो अब उससे क्या होगा कि आपका जो पूरा पहले आपने जो कंसेप्ट पढ़े ना वो काम के नहीं रहेंगे इतने ज्यादा, जस्ट बिकॉज काम के रहेंगे नो डाउट, बट वो उस लेवल तक आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे जितना लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, अगर क्वेश्चन जो है वो इजी आ रहा है देन आप निकाल लोगे आराम से, लेकिन अगर डिफिकल्ट आ रहा है तो आपको यहाँ आने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपका जो बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का जो मैंने आपको बोला था इंग्लिश ग्रामर का वो कंटिन्यू मैं अच्छे से कंप्लीट कर पाऊंगा। ठीक है, तो बातें बंद करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इंग्लिश ग्रामर से पहले इंग्लिश लैंग्वेज को, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर आई कहाँ से, ऑब्वियसली बात है इंग्लिश लैंग्वेज से ही। तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज पे फोकस कर लेते हैं। यहाँ पे ही आधे से ज़्यादा बच्चों का जो डाउट है वो खत्म हो गया होगा। क्या होता है कि हम आधे से ज़्यादा लोग क्या करते हैं ना, इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट ट्रीट करते हैं, जबकि इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। जैसे कि हिंदी एक लैंग्वेज है वैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज है। अब अगर आप ये सोचोगे ना तो इंग्लिश जो है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी लैंग्वेज है एज कम्पेयर टू हिंदी। हिंदी जैसा कि आपने देखा होगा जो फॉरेनर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है हिंदी में, इंग्लिश जो है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी है। तो सबसे पहला डाउट तो हमारा ये क्लियर हुआ कि इंग्लिश जो है वो एक लैंग्वेज है। अब इंग्लिश लैंग्वेज कैसे है, मैंने कोई भी बात बोली, लैंग्वेज कैसे निकलती है, मुंह से निकलती है। कोई लोग होते हैं जैसे डेफ एंड डम है तो वो बोल नहीं सकते, तो उनकी एक अलग साइन लैंग्वेज चलती है। डेफ एंड डम मतलब गूंगे बहरे लोग जो होते हैं, ठीक है ना। तो लैंग्वेज बेसिकली ज़्यादातर लैंग्वेजेस क्या होती है वो मुंह से निकलती है, साउंड्स के थ्रू रिप्रेजेंट होती है। मतलब ऑब्वियसली बात है, जैसे मेरे मुंह से कोई साउंड निकला और वो कोई मीनिंगफुल साउंड निकल रहा है, कुछ मीनिंग हम उससे कन्वे कर पा रहे हैं सामने वाले पर्सन को और वो उसको समझ के वापस से हमें रिवर्ट दे पा रहा है, तो ये क्या हो गया, एक कम्युनिकेशन हो गया लैंग्वेज का। ठीक है, तो यानी इंग्लिश लैंग्वेज किससे निकलती है, साउंड से निकलती है। ठीक है, अब साउंड्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, जैसे मैंने आपके सामने लिखा ये क्या आप बोलोगे बी है। अगर मैं इसको उल्टा करके लिख दूं ये डी हो गया। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो आप बोलोगे ये पी हो गया। अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो आप बोलोगे भाई ये कुछ नहीं हुआ। ये क्यों कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इसका ये कोई सिंबल ही नहीं है। हम लोग साउंड किसके थ्रू प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, सिंबल्स के थ्रू प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। जब ये कोई सिंबल ही नहीं है तो फिर इसका साउंड कैसे प्रोड्यूस कर पाएंगे हम। तो इससे हमने एक क्या चीज़ सीखी, इससे हमने ये चीज़ सीखी कि जो साउंड्स हैं वो सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट होती हैं। ठीक है, साउंड्स जो है वो सिंबल्स के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब बात आती है सिंबल्स की, तो इंग्लिश में आपको मालूम है कितने सिंबल्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। अब ये 26 लेटर्स में क्या होता है कि अब आपसे कोई पूछे कि अल्फाबेट्स कितने होते हैं इंग्लिश में, तो आप सबसे पहले तो उनको ये करेक्ट करना कि सर इंग्लिश में अल्फाबेट्स नहीं होते, अल्फाबेट होते हैं। 26 लेटर्स ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये हो गए 26 लेटर्स। अब इन 26 लेटर्स को जब मैं एक साथ लिख दूं ना, ये पूरा ग्रुप करके, तो वो क्या कहलाते हैं, अल्फाबेट। तो जब अल्फाबेट ऑलरेडी ही प्लूरल है, ये 26 लेटर जो है ये ऑलरेडी अल्फाबेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी अल्फाबेट में 26 लेटर्स हैं। जब अल्फाबेट ऑलरेडी एक प्लूरल है तो अल्फाबेट में एस लगा करके मैं उसको वापस से प्लूरल क्यों बनाऊं, बेसिक सी बात है ना, ये तो सुपरफ्लूअस चीज हो जाएगी, मतलब गलत हो जाएगी एक तरह से। तो अल्फाबेट जो होते हैं, अल्फाबेट्स कभी नहीं होता, अल्फाबेट होता है। ठीक है, तो 26 लेटर्स का जो ग्रुप होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, अल्फाबेट। सबसे पहले तो हम 26 लेटर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो होते हैं वावल्स, VOWELS, और एक होते हैं कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, वावल्स और कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, अब यहां पे वावल्स कितने होते हैं आपको मालूम है, A, E, I, O और U। और कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं, 26 लेटर्स में से जो 5 वॉवल्स हम निकाल देंगे तो कितने हो गए वो 21, यानी B, C, D, F, G, ये सब क्या हो गए, कॉन्सोनेंट्स हो गए। कितने होते हैं ये 21, और वॉवल्स कितने होते हैं 5। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ हम समझेंगे, और वो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, आई होप आपको हर एक चीज़ प्रॉपरली विजिबल हो रही होगी यहाँ पे। ठीक है, अब जो इंटरेस्टिंग चीज़ हम समझेंगे वो क्या है कि ये जो 26 लेटर्स हैं ये साउंड्स कितने प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ आप समझना, यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेता हूँ।
अब यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं। अब इन वर्ड्स में अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये जो ए है, ये ए यहाँ पे कैसा साउंड कर रहा है, कैट, ठीक है। हिंदी में ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा, जस्ट ये चीज़ समझाने के लिए, साउंड्स को रिप्रेजेंट करना मैं समझा रहा हूँ, इस वजह से मैं हिंदी का यूज़ कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं हिंदी का यूज़ नहीं करूँगा। केक में यहाँ पे केक को हम कैसे बोलेंगे, केक, ऐसे साउंड करता है केक, केक। बॉल, यहाँ पे ओ की साउंड आती है। डॉग, यहाँ पे ओ है। अब यहाँ पे पहले आपने ये देखा होगा, ये ए जो है ना, ये ए को ही हम 3 अलग अलग साउंड से प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डॉग में ये ओ साउंड आ रही है, बोन में अब यहाँ पे ओ साउंड आ रही है, कप में ये यू आ गया। अब जो लेटर यू है, यहाँ पे यू क्या साउंड कर रहा है, यहाँ पे फ्लूट में यू कैसे साउंड कर रहा है, ऊ। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, यहाँ पे कैट, ये जो सी है ये क साउंड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे सी जो है वो क साउंड कर रहा है और यहाँ पे सी जो है वो स साउंड कर रहा है। इससे हमें क्या समझ में आया कि एक लेटर जो है वो एक से ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। ये चीज़ मैं इस तरह से आपको समझाना चाह रहा था। तो अब अगर कोई हमसे पूछे कि 26 लेटर्स कितने साउंड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो आप बता देना कि 26 लेटर्स जो हैं वो 44 साउंड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। 26 लेटर्स जो है वो 44 साउंड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये 5 वोवल्स जो है ये 20 साउंड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स जो है ये 24 साउंड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपके सामने 3 लेटर्स लिखता हूँ, ए, ई और टी, ठीक है। यहाँ मैंने 3 लेटर्स लिखे हैं, इसको भी मैं कैपिटल में लिख लेता हूँ। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप इन 3 लेटर्स से कितने वर्ड्स बना सकते हो, तो एक वर्ड आप बना सकते हो 8। 8 मतलब क्या होता है, खाना खा लिया, खाना खा चुके हम। एक होता है ईट, इसका क्या मतलब होता है, खाना। ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है 8 और ईट जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, ठीक है। इसके अलावा मैं इससे क्या बना सकता हूँ, टी, टी मतलब चाय। ये 3 वर्ड्स इससे बन सकते हैं। क्या मैं अगर आपसे बोलूँ कि आप AET बना सकते हो क्या वर्ड, AET, तो आप बोलोगे AET तो कोई वर्ड ही नहीं होता। तो इसका मतलब क्या समझ में आया, इसका मतलब ये समझ में आया, मैं आपको अभी क्या कर रहा था, वर्ड की डेफिनेशन समझा रहा था। किसकी डेफिनेशन समझा रहा था मैं आपको, वर्ड की। वर्ड का मतलब क्या होता है, तो वर्ड का जो मतलब होता है वो होता है अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, ठीक है। वर्ड का मतलब क्या होता है, अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स विद कंप्लीट मीनिंग, ठीक है। ये 2 डेफिनेशंस हो गई वर्ड की। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्ड हम उन्हीं को बोल सकते हैं जिन लेटर्स को मिला करके एक परफेक्ट मीनिंग बन रहा हो, समझ में आया। उन्हीं को हम वर्ड बोलेंगे जिन लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स को मिला करके एक परफेक्ट मीनिंग निकल के आ रहा हो। जैसे कि 8 से आ रहा है, ईट से आ रहा है, टी से आ रहा है, लेकिन AET से नहीं आएगा। तो इस वजह से ये क्या हो गया, एक मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स नहीं हुआ, इस वजह से हम इसको वर्ड नहीं बोलेंगे। ऐसे ही TAE अगर मैं करता तो क्या ये वर्ड बनता क्या, ऑब्वियसली बात है ये कोई वर्ड नहीं होता। ग्रुप ऑफ लेटर्स ऐसा है जिसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, तो ये क्या हो गया, ये कोई वर्ड नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब वर्ड्स जो होते हैं ना, वर्ड्स की बहुत सारी अलग अलग तरह की कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। वर्ड्स की यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ अच्छे से। वर्ड्स जो होते हैं ना, उनकी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं और उन डिफरेंट कैटेगरीज को हम एक बहुत ही फेमस नाम से जानते हैं, आई होप आप जानते होंगे, जिसको हम बोलते हैं क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसको हम बोलते हैं क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच। राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग तो खराब ही है, ठीक है, धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगी। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम बोलते हैं डिफरेंट कैटेगरी ऑफ वर्ड्स को। कौन सी होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच, आप बरसों से पढ़ते आ रहे हो, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इन्हीं सबको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच।
तो हम पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इन्हीं को सीखते सीखते आपका जो इंग्लिश का फाउंडेशन है वो क्लियर होगा। फिलहाल यहाँ पे मैं जो है एक जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इनकी ब्लूप्रिंट आपको दे रहा हूँ, जस्ट इनका मीनिंग समझा रहा हूँ। उसके बाद जो मेन हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे धीरे धीरे इनका पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के, ठीक है। तो सबसे पहले आता है नाउन। नाउन का मतलब क्या होता है? नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड। किसी भी जगह का नाम, किसी भी चीज का नाम, जो भी हम चीजें देख पा रहे हैं वो सब क्या है? वो सब नाउन है। जो भी चीजें हम देख पा रहे हैं, जैसे मैं मोबाइल देख पा रहा हूँ जिसमें रिकॉर्डिंग हो रही है, इधर यहाँ पे एक लैपटॉप रखा है, तो ये सब क्या है? ये सब नाउन है, ठीक है। जो भी चीज हमें दिखती है, और काफी सारी ऐसी भी चीजें होती हैं जो हमें नहीं दिखते हैं, वो भी नाउन होती है। वो जब हम नाउन को डीपली स्टडी करेंगे तब वो चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अगला आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन जो होता है वो नाउन को रिप्लेस करता है। या फिर हम इससे बोले तो अवॉइड इट्स रिपीटिशन। मतलब प्रोनाउन जो है वो नाउन को रिपीट होने से रोकता है बार बार। कैसे रोकता है मैं आपको अभी एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लीजिए एक एग्जांपल, हाँ भाई एग्जांपल्स भी मैं अच्छे लिख के लाया हूँ आपके लिए, ताकि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आए और आपका इंग्लिश पढ़ते पढ़ते एक और सब्जेक्ट का बेनिफिट होता रहे। वो कौन सा सब्जेक्ट है, जस्ट एक एग्जांपल के बाद आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अशोका वॉज ग्रेट, he fought bravely। अशोका, अशोका का नाम आपने बहुत सुना होगा। अशोका का एक सीरियल भी आता था आई थिंक, है ना। तो अशोका वॉज ग्रेट, ही फॉट ब्रेवली। अब इसका मतलब क्या हुआ? मैंने यहाँ पे अशोका को किससे रिप्लेस कर दिया? इस ही से रिप्लेस कर दिया। अगर मैं बार बार ऐसे लिखूंगा अशोका वॉज ग्रेट, अशोका फॉट ब्रेवली, बार बार नाउन का यूज करूंगा ना तो वो साउंड अच्छा नहीं करता बिल्कुल भी। इसी वजह से मैंने उस नाउन को किससे रिप्लेस कर दिया? ही से। अब मुझे क्या है, बार बार नाउन को यूज करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने बोला था अवॉइड इट्स रेपिटेशन को हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। जो नाउन की रेपिटेशन को अवॉइड करता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन, या फिर जो नाउन को रिप्लेस करता है, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दी। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बोलूंगा, कंसेप्ट नहीं सॉरी, इंपॉर्टेंट फैक्ट। अशोका जो थे वो मौर्य डायनेस्टी से थे, प्लस कलिंगा वॉर में थे वो 261 बीसी में जो हुआ था, और उसके बाद उन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया था, ठीक है। मेरे को भी इतनी सारी चीज़ें याद नहीं रहती, लेकिन मैं प्रिपेयर करके लाया हूँ अपने हिसाब से, ठीक है ना। उसी हिसाब के हम लोग एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया प्रोनाउन। अब अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में ये जो डी होता है ये साइलेंट होता है, ठीक है। एडजेक्टिव में डी साइलेंट होता है। एडजेक्टिव क्या करता है? क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। यहां पे एक वर्ड और लिख लेते हैं हम, क्वालिफाइज और क्वांटिफाइज। एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का या क्वांटिफाई करने का काम करता है, यानी उनके बारे में बताने का काम करता है, या फिर उनके बारे में ये चीज की उनकी क्वांटिटी बताने का काम करता है। इंडिया हैज वास्ट रिवर्स इट होल्ड्स सम ग्लेशियर्स। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इंडिया क्या हो गया अपने आप में? इंडिया जो है वो नाउन हो गया। हैज़ क्या है? हैज़ यहाँ पे एक स्टैटिक वर्ब हो गया। स्टैटिक वर्ब क्या होता है? नेक्स्ट मैं इसके बाद एडजेक्टिव के बाद वर्ब के बारे में बताऊंगा। हैज़ जो हो गया वो स्टैटिक वर्ब हो गया। रिवर्स क्या हो गया? रिवर्स है यहाँ पे नाउन। और नाउन के बारे में बताने का काम जो करता है, कितनी ने दिया? वास्ट। तो रिवर्स के बारे में बताने का काम कौन करेगा? यहाँ पे वास्ट कर रहा है, तो वास्ट क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। और यहां पे लिखा है इट होल्ड्स सम ग्लेशियर्स। अब यहां पे ये इट किसके लिए यूज हुआ है? रिवर्स के लिए यूज हुआ है। तो इट क्या हो गया? यहां पे नाउन को रिप्लेस कर रहा है, तो वो क्या हो गया? प्रोनाउन, ठीक है। इट होल्ड्स, होल्ड्स यानी एक एक्शन कर रहा है, एक्शन वर्ब। ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स क्या हो गया? नाउन हो गया। और कितने ग्लेशियर्स? सम ग्लेशियर्स। तो यानी नाउन के बारे में बताने का काम जो कर रहा है वो क्या हो गया? यहाँ पे सम, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया।
ठीक है, आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। थोड़ा सा शायद स्लो लग रहा होगा या थोड़ी राइटिंग समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन धीरे धीरे मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं इस चीज़ को ओवरकम करूँगा। ये मेरी मिस्टेक है, मेरी गलती है, थोड़ी सी वीकनेस है, लेकिन आई विल डेफिनेटली ओवरकम दिस थिंग बाय द टाइम। लेकिन इतनी तो ठीक है कि आपको कोई चीज़ समझ में आराम से आ जाए, ठीक है, इतनी तो ठीक ही है। अब अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग चलते हैं, यानी एडजेक्टिव आपको समझ में आ गया, जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताने का काम करे। यहाँ पे कौन सा नाउन था? रिवर। रिवर के बारे में किसने बताया? वास्ट। वास्ट रिवर से, तो रिवर के बारे में किसने बताया? एडजेक्टिव ने बताया। ऐसे ही यहाँ पे ग्लेशियर जो था वो नाउन था, कितने ग्लेशियर? सम ग्लेशियर्स है, तो वो किसने बताया? सम ने बताया, यानी एडजेक्टिव ने बताया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो एक फैक्चुअल पार्ट आता है वो ये आता है, इंडिया में 7 मेजर रिवर सिस्टम है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंदस, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, महानदी, ठीक है। ये ध्यान रख लेना आप, याद रहे तो अच्छी बात है। कहाँ बेनिफिशियल होगा इसका? ये बेनिफिट होगा आपको जीएस वाले पार्ट पे, ठीक है। अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हम पढ़ेंगे वो क्या है? वर्ब। वर्ब क्या करता है? डिनोट्स एन एक्शन। एक्शन कोई सा भी हो सकता है, एक्शन कोई सा भी हो सकता है, या तो डूइंग या फिर हैपनिंग। एक्शन कोई सा भी हो सकता है। हाँ भाई, ये बॉल एक कहाँ की बॉल है देख लो, बर्गर किंग की बॉल है ये। अब इस बॉल को मैं ऊपर फेंक रहा हूं, तो ये तो मैं डूइंग कर रहा हूं, लेकिन ये जब वापस ऊपर से नीचे आ रही है, ये क्या है? हैपनिंग। यानी ये भी तो एक्शन हो रहा है, एक एक्शन को मैं कर रहा हूं, अगला एक्शन अपने आप परफॉर्म कर रहा है, तो ये क्या हो गया? हैपनिंग और डूइंग। तो ये दोनों किसके पार्ट हो गए? एक्शन के पार्ट हो गए। पेन का रख दिया मैंने, ये रहा। और एक और चीज को डिनोट करता है, दैट इज स्टेट। स्टेट यानी अवस्था बताता है, ठीक है। ये हो गया वर्ब के बारे में। अब हम लोग एग्जाम्पल इसका डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है मैंने, अब यहाँ पे आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझाना है। मैं हेल्प आउट करता हूँ। इंडिया क्या है? इंडिया एक नाउन है। इंडिया कैसा था? पुअर था। कैसा था यानी स्टेट बता रहा है इंडिया की, तो वॉज क्या हो गया यहाँ पे? स्टेट, यानी स्टैटिक वर्ब। यहाँ पे मैं एसवी के नाम से डालता हूँ। कैसा था इंडिया? पुअर था। अब ये इंडिया के बारे में बता रहा है, इंडिया के बारे में बता रहा है, यानी नाउन के बारे में बता रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम? एडजेक्टिव। वैसे तो एडजेक्टिव ज़्यादातर क्या होता है? नाउन के पहले आता है, ये चीज़ ध्यान रखना। एडजेक्टिव जो है वो नाउन के पहले आकर उसको क्वालिफाई करता है, ठीक है। नाउन के पहले आकर उसको क्वालिफाई करने वाला शब्द कौन सा होता है? एडजेक्टिव होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, नाउन के बाद में भी आ जाता है विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक वर्ब, ठीक है। ब्रिटिशर्स क्या हो गए? यहाँ पे नाउन हो गए। एक्सप्लॉइटेड एक्शन वर्ब हो गया। अब यहाँ पे रिसोर्सेज क्या हो गया? रिसोर्सेज नाउन हो गया। और नाउन से पहले आके उसको क्वालिफाई करने वाला शब्द क्या होता है? एडजेक्टिव, यानी इट्स क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो है एडवर्ब। एडवर्ब क्या करता है? इंटेंसिफाइज एन एडजेक्टिव verb, adverb or even a complete sentence। ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको शेयर करता हूँ। वैसे एडवर्ब का क्या मतलब होता है? जो किसी वर्ब के बारे में बताए। एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन के बारे में बताता है। अब उस एडजेक्टिव को भी अगर कोई क्वालिफाई करता है, यानी उसके मीनिंग को और डिटेल में कोई चीज बताता है, तो वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। या किसी और एडवर्ब के बारे में और डिटेल में बताने का काम क्या करता है? एडवर्ब करता है। उसके अलावा एक पूरे कंप्लीट सेंटेंस को इंटेंसिफाई करने का, उसके बारे में मीनिंग बताने का काम कौन करता है? एडवर्ब करता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल के साथ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैग्मा flows slowly, it is very dense liquid। ठीक है। अब यहां पे मैग्मा क्या है? मैग्मा क्या होता है? मैग्मा के बारे में मैं आपको बता देता हूं। वैसे तो मुझे याद है, लेकिन एक जो अच्छी डेफिनेशन होती है वो क्या होती है?
ये जो है अर्थ की एक मेंटल होती है, MENTLE वाली मेंटल की बात कर रहा हूँ, अर्थ की मेंटल से आता है और जैसे ही ग्राउंड पे आता है इसको हम लावा बोलते हैं, ठीक है। और इसका टेम्परेचर जो होता है वो 700 से 1300 डिग्री सेल्सियस का होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। तो मैग्मा फ्लोज स्लोली, मैग्मा क्या हो गया, नाउन हो गया, फ्लोज क्या हो गया, एक्शन वर्ब हो गया। फ्लो कैसे कर रहा है, स्लोली, यानी वर्ब के बारे में कौन बता रहा है, स्लोली बता रहा है, यानी वर्ब को क्वालिफाई करने वाला है, वर्ब के मीनिंग को इंटेंसिफाई करने वाला वर्ड कौन सा होता है, वर्ब को इंटेंसिफाई करने वाला वर्ड क्या होता है, एडवर्ब होता है। यानी मैग्मा कैसे फ्लो कर रहा है, स्लोली। इट इज वेरी डेंस लिक्विड, इट किसको रिप्लेस कर रहा है यहाँ पे, इस मैग्मा को, यानी नाउन को रिप्लेस करने वाला वर्ड क्या हो गया, प्रोनाउन। इट इज यहाँ पे स्टेट वर्ब हो गया ये, यानी अवस्था बता रहा है, स्टेट वर्ब, स्टैटिक वर्ब। लिक्विड क्या हो गया, लिक्विड यहाँ पे हो गया नाउन। कैसा लिक्विड, डेंस लिक्विड, यानी नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, नाउन के बारे में बताने वाला वर्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। डेंस और कैसा, वेरी डेंस। अब यानी यहाँ पे एडजेक्टिव की भी जो इंटेंसिफाई कर रहा है ना मीनिंग को, उसको हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब बोलेंगे। यानी डेंस को भी और अच्छे से क्लैरिटी कौन दे रहा है, वेरी दे रहा है, तो यहाँ पे वेरी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप आपको एडवर्ब का मीनिंग भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, जो कि है प्रेपोजिशन। इसको अगर हम दो अलग अलग वर्ड्स में तोड़ने की कोशिश करें तो इसका मतलब क्या रहा है, प्री और पोजीशन, यानी नाउन के या प्रोनाउन के पहले आता है ये, ठीक है। सबसे पहली चीज तो आप ये ध्यान रखो, तो प्रीपोजिशन क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है, प्लस एक मीनिंग और होता है रिलेटिंग वर्ड। प्रीपोजिशन क्या होता है, रिलेटिंग वर्ड। दो नाउन्स को या प्रोनाउन को रिलेट करने का काम कौन करता है, प्रीपोजिशन करता है। कैसे करता है, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूं। मिनरल्स आर फाउंड इन द प्लेट्यू। अब यहां पे मिनरल्स क्या हो गया, मिनरल्स हो गया यहां पे नाउन। मिनरल्स आर फाउंड, आर क्या हो गया यहाँ पे, स्टैटिक वर्ब हो गया। फाउंड क्या हो गया यहाँ पे, एक्शन वर्ब हो गया। यहाँ पे प्लेट्यू क्या हो गया, नाउन हो गया। अब यहाँ पे द क्या हो गया, ये द हो गया आर्टिकल। आर्टिकल क्या होते हैं, या तो हम बोल सकते हैं वर्ड फिक्सर्स या फिर नाउन फिक्सर्स, उनके पहले ही आते हैं ये, ठीक है। नाउन को फिक्स करने वाला है, वर्ड को फिक्स करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, आर्टिकल का यूज करते हैं। और डिटेल में जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये इन क्या है, इन किसको रिलेट कर रहा है, मिनरल्स को, किससे, प्लेट्यू से। यानी नाउन्स को रिलेट करने का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, इन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशन। और ये ऑब्वियसली बात है, नाउन से ही पहले आ रहा है, नाउन से पहले आकर के क्या कर रहा है, ये रिलेट कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे प्रीपोजिशन, ठीक है। तो ये होता है प्रीपोजिशन, नाउन से पहले आकर के यूज होता है ये, और दो नाउन या दो प्रोनाउन या एक नाउन एक प्रोनाउन को रिलेट करने का काम करता है ये, ठीक है। अच्छा एक चीज और, छोटा नागपुर प्लेटू जो है ना, वो इंडिया का सबसे रिच मिनरल रीजन है, ठीक है। सबसे रिच मिनरल रीजन जो है वो छोटा नागपुर प्लेटू है। कोल, आयरन ओर, मैग्नीज, मिका, बॉक्साइट सब यहाँ मिलते हैं, ठीक है। अब आता है एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं प्रीपोजिशन का। पावर केम टू द पीपल। अब यहां पे पावर क्या हो गया, पावर हो गया नाउन, तो यहां पे पावर जो है वो नाउन है। केम एक्शन वर्ब हो गया। पीपल क्या हो गया, नाउन। नाउन के ठीक पहले आकर के उसको फिक्स करने वाला काम कौन करता है, आर्टिकल, उसके मीनिंग को फिक्स कर देता है। अब यहाँ पे टू क्या हो गया, टू किसको रिलेट कर रहा है, पावर को पीपल से, यानी रिलेट करने का काम कर रहा है नाउन से पहले आकर के। दो नाउन को रिलेट करने का काम कौन करता है, प्रीपोजिशन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप आपको प्रीपोजिशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम चलते हैं, जो कि है क्या, कंजंक्शन। कंजंक्शन होता है जॉइनिंग वर्ड। कंजंक्शन क्या होता है, जॉइनिंग वर्ड होता है। अच्छा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और, कि पावर केम टू द पीपल, यहाँ पे भी लिखा हुआ है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि आया था 1992 में, यहाँ पे पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में अर्बन लोकल बॉडीज बनाई गई थी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपको। ये जो नॉलेज मैं आपको बीच बीच में दे रहा हूँ इंग्लिश ग्रामर के, ये आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा अपने जीएस वाले पार्ट पे, ठीक है। तो आई होप इट विल बी प्रीटी मच बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। सो प्लीज बी केयरफुल व्हाइल लिसनिंग, क्योंकि मैं जो आपको चीजें बता रहा हूँ फैक्ट्स के साथ बता रहा हूँ, तो ये आई होप आपको जो एग्जाम्पल्स हैं ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे जब आप रिवाइज भी करोगे अपने कंटेंट को दोबारा से, ठीक है। तो कंजंक्शन क्या होता है, बेसिकली जॉइनिंग वर्ड, यानी जॉइन किसको करवाता है, ये बेसिकली दो वर्ड्स को,
दो फ्रेजेस को या फिर दो सेंटेंसेस को, क्लॉजेस। ठीक है, अब कंजंक्शन का भी मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। इंडिया इज डाइवर्स बिकॉज इट हैज मैनी रिलीजन्स। अब यहां पे अगर मैं आपसे पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछूं तो यहाँ पे इंडिया क्या है, नाउन। उसकी स्टेट बताने का काम कौन कर रहा है, ये स्टेट वर्ब। इंडिया कैसा है, डाइवर्स है। ये इंडिया के बारे में बता रहा है, यानी नाउन के बारे में बताने वाला काम कौन करता है, एडजेक्टिव करता है। ठीक है, नाउन के बारे में बताने वाला काम कौन करता है, और एडजेक्टिव करता है। और एक चीज मैंने आपको ये बताई थी कि नाउन जो है, नाउन के बारे में, नाउन को क्वालिफाई करता है कब, एडजेक्टिव उससे पहले आकर के भी करता है, और कई बार स्टेट वर्ब के थ्रू सॉरी बाद में भी कर सकता है। अगला सेंटेंस आता है, इट हैज मैनी रिलीजन्स। इट किसके लिए यूज हुआ है, इंडिया के लिए। तो ये क्या कर रहा है, नाउन को रिप्लेस कर रहा है, तो ये क्या हो गया, इट प्रोनाउन। हैज क्या, स्टैटिक वर्ब, स्टेट बताने का काम कर रहा है, तो स्टेट वर्ब। रिलीजन्स नाउन होता है, नाउन से पहले आके ठीक उसको, उसकी क्वांटिटी या फिर क्वालिफाई करने, उसको क्वांटिफाई या क्वालिफाई करने का काम कौन करता है, एडजेक्टिव करता है। तो नाउन से ठीक पहले आकर के उसको क्वांटिफाई करने का काम कौन करेगा, एडजेक्टिव। यानी मैनी क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव हो गया। अब ये दो अलग अलग सेंटेंसेस को बिकॉज जोड़ रहा है, बिकॉज की वजह से ये क्या हो गया, ये सेंटेंस जुड़ गया आपस में, तो इस वजह से बिकॉज क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। ठीक है, यहाँ पे कौन सी वाली जो हमारी कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हुई, ये वाली, टू सेंटेंसेस या क्लॉजेस को। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं लेता हूं। अच्छा, एक चीज और, इंडिया में टोटल 6 मेजर रिलीजन्स हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियनिटी, जैनिज्म और बुद्धिज्म। ठीक है, एक चीज और कि आर्टिकल 25 जो है वो हमें रिलीजियस फ्रीडम की गारंटी देता है। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 25 हमें रिलीजियस फ्रीडम की गारंटी देता है, और आर्टिकल 26 जो है वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को मैनेज करने का अधिकार देता है। बहुत सिंपल सी चीज है भाई, आर्टिकल 26 जो है वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को मैनेज करने का अधिकार देता है हमें, तो ये भी आप साथ में ध्यान रखना। राज्यसभा, यहां पे मैंने डैश लगाया, लोकसभा, आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो यहां पे ये राज्यसभा, यहाँ पे डैश में आपको पता है क्या आएगा, राज्यसभा एंड लोकसभा। तो यहाँ पे एंड क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। राज्यसभा क्या हो गया यहाँ पे, नाउन। लोकसभा क्या हो गया, ये भी नाउन। आर क्या हो गया, स्टेट बताने का काम करा, तो वर्ब हो गया, ये स्टैटिक वर्ब। बॉडीज क्या हो गया, नाउन हो गया। और कैसी बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, यानी नाउन के बारे में बता करके, नाउन को क्वालिफाई करने का काम कौन करता है, एडजेक्टिव। तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो इस चीज में ये हो गया अपना क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच सारी इस सेंटेंस की, प्लस साथ में आपको, मेरे को गारंटी कंजंक्शन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड भी कुछ फैक्ट्स मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। इंडिया की पार्लियामेंट जो है वो बायकैमरल है। ठीक है, आर्टिकल 79 में, ठीक है, ये चीज लिखी हुई है। लोकसभा जो है उसको लोअर हाउस बोलते हैं, और डायरेक्टली इलेक्शन होते हैं इसमें। 543 सीट्स होती हैं इसमें, और 5 साल का टर्म होता है। ठीक है, 543 सीट्स होती हैं लोकसभा में, और 5 साल का टर्म होता है। राज्यसभा जो है उसको अपर हाउस बोलते हैं, और यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू मेंबर्स आते हैं। 245 सीट्स होती हैं इसमें, और परमानेंट हाउस कहलाता है ये। इसमें जो है ये कभी डिसॉल्व नहीं हो सकता, हर 2 साल में 1/3 मेंबर जो है इसमें से रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आपको ध्यान रखनी है इस सेंटेंस से रिलेटेड, प्लस इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आपको समझनी है ही सही। ठीक है, अब अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच पे हम चलते हैं। लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो कि है इंटरजेक्शन, सडन फीलिंग्स, एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। सडन फीलिंग्स को जो वर्ड्स एक्सप्रेस करते हैं उनको हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। अच्छा, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, एकदम से यहाँ पे अचानक से सनी लियोन आ जाए तो आप लोग बोलेंगे वाओ, कुछ लोग बोलेंगे वाओ, या फिर कुछ लोग बोलेंगे अलास, क्या हो गया यार, ये सनी लियोन क्यों हो गया यहाँ पे एकदम से। तो आई एम सो सॉरी अगर कोई हर्ट हुआ हो तो ऐसे बात बोल करके, लेकिन अगर यहाँ पे एकदम से ऐसा कोई पर्सन आ जाए तो आप लोग एकदम से शॉक हो जाओगे ना, या फिर ऐसा कुछ वर्ड बोलोगे एकदम हैरानी वाला, तो वही वर्ड्स जो होते हैं उनको हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। जैसे कि हुर्रे, अलास दुखी के टाइम यूज करते हैं हम लोग, वाओ
ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, जब हम इंटरजेक्शन को और अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझा देता हूँ। हुर्रे, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, alas Bhagat Singh was hanged। तो यार यहाँ पे दो अलग अलग टोन के सेंटेंसेस है। हुर्रे, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, जो हैप्पीनेस शो कर रहा है, और अलास भगत सिंह वाज हैंग्ड, ये दुख को प्रकट करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हुर्रे जो है वो क्या हो गया हमारा इंटरजेक्शन, इंडिया ये क्या हो गया नाउन, इंडिया गॉट एक्शन वर्ब, यहाँ पे इंडिपेंडेंस क्या हो गया, इंडिया को क्या मिला, इंडिपेंडेंस मिला, तो यहाँ पे इंडिया के इंडिपेंडेंस क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। अगला वर्ड आता है अलास, यहाँ पे इंटरजेक्शन हो गया। तो ये हो गए हमारे सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये है, 15 अगस्त 1947 को हमें इंडिपेंडेंस मिला था, बहुत बेसिक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि जो भगत सिंह को फांसी हुई थी वो कब हुई थी, 23 साल की उम्र में 23 मार्च 1931 को उनको फांसी हुई थी। कहाँ हुई थी, लाहौर में हुई थी, ठीक है। तो ये भी एक फैक्ट है और बहुत दुखी बात है, ये भी ध्यान रखना आप, ठीक है। सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए। एक चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है क्या, वो है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं बेसिकली, आर्टिकल्स होते हैं वर्ड फिक्सर्स। या फिर नाउन फिक्सर्स। यहां पे ये इंडिया क्या हो गया, इंडिया यहां पे नाउन हो गया। हैज़ क्या है, अवस्था बता रहा है, स्टेट वर्ब। कोस्ट लाइन नाउन हो गया, कैसी कोस्ट लाइन, लॉन्ग। तो नाउन के बारे में बताने का काम कौन करता है, यानी नाउन को क्वालिफाई करने का काम कौन करता है, एडजेक्टिव। तो लॉन्ग क्या हो गया, एडजेक्टिव। लंबी भी कितनी, वेरी, यानी लॉन्ग, यानी एडजेक्टिव को भी इंटेंसिफाई, एडजेक्टिव के मीनिंग को इंटेंसिफाई करने वाला काम कौन करता है, एडवर्ब करता है। यहाँ पे वेरी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। इंडिया हैज अ वेरी लॉन्ग कोस्ट लाइन, और इस पूरी चीज को स्पेसिफाई करने का काम कौन कर रहा है, इसके मीनिंग को फिक्स करने का काम कौन कर रहा है, ये तो ये क्या हो गया, आर्टिकल हो गया। फॉर इट्स मैरीटाइम ट्रेड, ट्रेड क्या हो गया, नाउन हो गया। कौन सा ट्रेड, मैरीटाइम ट्रेड, यानी नाउन के पहले आकर के उसको क्वालिफाई करने का काम कौन करता है, एडजेक्टिव करता है। फॉर इट्स मैरीटाइम ट्रेड, इट्स क्या हो गया, यहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। और ये फॉर जो है, ये फॉर इंडिया का मीनिंग को रिलेट कर रहा है किससे, मैरीटाइम ट्रेड से। तो इंडिया और मैरीटाइम ट्रेड को रिलेट करने वाला वर्ड कौन सा होता है, नाउन्स को रिलेट करने वाला काम कौन करता है, प्रीपोजिशन। तो ये आ गए हमारे सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आज की क्लास में इतना ही। अब हम लोग अगले वीडियो में बेसिक्स ऑफ इंग्लिश पार्ट 2 को स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हम और भी डिटेल में चीज़ों को समझेंगे। फिलहाल ये आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, ताकि क्या आपके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला जो पूरा पार्ट है, पूरा सेक्शन है, वो आपको अच्छे से समझ में आए।